एफआईआर दर्ज किया, फिर चार्जशीट फाइल होगी, उसमें चार्जशीट किस किस सेक्शन में फाइल होगी, उसके बाद चार्जशीट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद उस पर ट्रायल चलेगा। और ट्रायल में अगर वो जो भी सेक्शन मेंशन किया गया है एफआईआर में और वो अगर सिद्ध हो जाता है एक्यूज के खिलाफ, तभी जाकर के आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बिना ट्रायल प्रोसीजर पार किए आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं कंक्लूजन में। इसमें धारा है आपको 153 है। ये एक्चुअली 3 एफआईआर इनको ईओई की तरफ से हुआ है। पहला एफआईआर है 5/2023, ये हुआ था 12/3/2023 को। इसमें सेक्शन 153 ए, 504 क्लोज 1 क्लोज सी, 505 क्लोज 1 सी, 468, 471, 201 और 120 बी। इन सब सेक्शन में सबसे ज्यादा जो डेंजरस सेक्शन है 120 बी है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मनीष कश्यप यूट्यूबर और एक पत्रकार, 4 मिलियन व्यूअर हैं उनके, लेकिन उन्होंने पटना के जक्कनपुर के बंगाली टोला से एक फर्जी वीडियो बनाई और उसे पूरे देश में प्रसारित करवा दिया। तमिलनाडु के मजदूरों को मार खाते दिखाते हुए कि तमिलनाडु के जो लोग हैं या कर्नाटक के जो लोग हैं वो बिहारी मजदूरों से किस तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन वो वीडियो फर्जी निकली, पटना के जक्कनपुर के बंगाली टोला में बनाई गई थी। और जो वीडियो जो बनाने वाले लोग थे, गोपालगंज के तिवारी थे, जो डॉक्टर उसमें शामिल थे, जो दवा दुकान वाले ने जो दवा प्रोवाइड करके लाल रंग की दवा से पट्टी बंधवाई थी, सब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। हमारे साथ पटना व्यवहार न्यायालय में कुछ अधिवक्ता हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी धाराएं लगी हैं और अधिकतम सजा मनीष कश्यप को कितनी हो सकती है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आकाश कुमार आकाश जी। मनीष कश्यप गलती की है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया ईओयू के सामने। अब कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या अधिकतम सजा, या फिर तमिलनाडु पुलिस ले जाएगी तो वहाँ कुछ दूसरी धाराएं लगाएगी, क्या होगा? ये तो सबसे पहली बात इन्वेस्टिगेशन का है। धाराई तो प्राइमा फेसाई पुलिस जो भी उनके नज़र में आता है वो उस सेक्शन में, रेलेवेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर मेरे कलीग के पास ऑलरेडी मौजूद है, इनके पास एफआईआर। फिर बात यहाँ पे है, जो पुलिस एफआईआर जो दर्ज कर लेती है जिस धारा में, तो ऐसा नहीं है कि जो दर्ज कर ली उसमें सजा हो जाता है, वो ट्रायल प्रोसीजर का विषय रहता है। एफआईआर दर्ज किया, फिर चार्जशीट फाइल होगी, उसमें चार्जशीट किस किस सेक्शन में फाइल होगी, उसके बाद चार्जशीट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद उस पर ट्रायल चलेगा। और ट्रायल में अगर वो जो भी सेक्शन मेंशन किया गया है एफआईआर में और वो अगर सिद्ध हो जाता है एक्यूज के खिलाफ, तभी जाकर के आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बिना ट्रायल प्रोसीजर पार किए आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं कंक्लूजन में। तो पुलिस का जो भी हो धारा, इन्वेस्टिगेशन जो भी करे, चार्जशीट जो भी फाइल करे, अगर वो प्राइमा फेसाई साबित होता है कि हाँ ये चार्जेस हैं, तब चार्ज फ्रेम होगा। अदरवाइज वो ट्रायल भी उसकी पूरी नहीं होगी अगर उस सेक्शन में चार्ज फ्रेम नहीं होता है। तो पुलिस का है जो प्रक्रिया है अरेस्टिंग का भी, अगर आप मनीष कश्यप के अरेस्टिंग का भी प्रक्रिया देखिएगा तो उसमें भी मुझे कुछ दिक्कत दिख रही थी। अननेसेसरी रिस्ट्रेन किया गया था उसको, जबकि सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं किया जाए। एक काला कपड़ा उसके मुंह पे डाला गया था, हाथ में हथकड़ी थी। अगर कोई बंदी अपने स्वेच्छा से, अपने वर्ड से या अपने एक्शन से पुलिस की कस्टडी में जाने को स्वीकार कर लेता है तो उसको हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन मनीष कश्यप के जैसा दुर्दांत अपराधी के जैसा व्यवहार किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। ये सब चीजें हैं। खैर अभी तो इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा चार्जशीट किस किस सेक्शन में फाइल हुई है। उसके बाद इसमें क्या ये भी हो सकता है कि जब कोर्ट के सामने ये मुकदमा पहुंचेगा तो धारा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो धाराएं हैं, कोर्ट भी उन धाराओं को बिल्कुल हटा सकती है। अगर कोर्ट चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिशन होता है वेदर टू एक्सेप्ट दैट चार्जशीट और नॉट, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सब जो चार्जेस लगे हैं, ये सेक्शन लगे हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है एक्यूज के खिलाफ, तो वो नहीं लग सकता है, चार्जेस फ्रेम उस सेक्शन में नहीं होगा। और अगर जब चार्जेस फ्रेम होगा, फिर भी अगर चार्ज फ्रेम हो भी जाता है तो फिर भी उसके बाद एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस वहां पे आएगा। अगर आपको साबित करना होगा एविडेंस से, तब जाके आप कंक्लूजन पे, उस जजमेंट पे पहुंच सकते हैं कि जो ये पुलिस चाह रही है। मगर साहब एविडेंस तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिले हैं, उनके वो ऑफिस ठीक से है, बहुत कुछ मिल चुका वो है। ठीक है। ये एविडेंस अभी पुलिस के नजर में है, ये एविडेंस अभी कोर्ट में नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या एविडेंस मिले हैं ये तो मजिस्ट्रेट के पास अभी पहुंचा नहीं है, कोर्ट के पास अभी पहुंचा नहीं है। तो उस एविडेंस अभी तक क्या है नहीं है, उस पर जल्दबाजी होगा अभी कंक्लूजन ड्रॉ करना हम लोग के लिए। कोर्ट नकार देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डायरी में
या और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अगर यह पाया जाता है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन से मनीष कश्यप को फंडिंग प्राप्त हुई है, तो उसका किस लिए फंडिंग प्राप्त हुई है ये अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है और सही में मनीष कश्यप दो स्टेट के बीच में या दो क्लासेस के बीच में कुछ राइट करवाने की कोशिश में थे या उनकी मंशा उससे भी बड़ी थी क्लैश पैदा करने की, और ये इस्टेब्लिश हो जाता है अगर कोर्ट में कि इनकी मंशा ये थी, मेन सरिया वहां पे मौजूद था, तब डेफिनेटली मनीष कश्यप के साथ जो होना है। क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा। मुकेश जी, कौन सी मिश्रा जी, कौन सी धाराएं लगी? इसमें धारा है आपको 153 है। ये एक्चुअली 3 एफआईआर इनको ईओई की तरफ से हुआ है। पहला एफआईआर है 5/2023, ये हुआ था 12/3/2023 को। इसमें सेक्शन 153 ए, 504 क्लोज 1 क्लोज सी, 505 क्लोज 1 सी, 468, 471, 201 और 120 बी। इन सब सेक्शन में सबसे ज्यादा जो डेंजरस सेक्शन है 120 बी है। इसमें नहीं, फ्रॉड का नहीं है, कॉन्स्पिरेंसी का है ये 120। कुछ रचा है? हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेंसी रचा है। इसमें 2 से 2 अधिक व्यक्ति को इलीगल काम करने के लिए कुछ करते हैं। आपने हाँ, कॉन्स्पिरेंसी किया। ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा इनको फ्रॉम 6 मंथ टू लाइफ इम्प्रिजमेंट तक इनको ले जाते हैं। नहीं, इसमें 120 बी में लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का अपराध इन पे होता है कि नहीं, प्रूव होता है कि नहीं। पुलिस तो यूं तो बहुत सारी कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लेती है, लेकिन कोर्ट के सामने आके बहुत सारा ऐसा मैटर होता है कि वीडियो जो होता है कुछ टेम्परिंग रहता है, तो ये सब भी कोर्ट देखती है। और जहां तक मनीष कश्यप का आपने जैसा आपने कहा कि जो वीडियो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल, अपने यूट्यूब से बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु वाले मार रहे हैं वो दिखाया है, इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। देखिए, हाँ, मैं से गलती हुई, मैंने ये फॉल्स वीडियो बना के। यूओयू एक क्या है, एक जुडिशियल नहीं है, वो प्रोसेस नहीं है। वो दो तरह का, एक एडमिशन होता है, एक कन्फेशन होता है। एडमिशन बिफोर द पुलिस होता है। ईओई के सामने क्या हुआ है, एक एडमिशन हुआ है। एडमिशन इज नॉट रिलेवेंट बिफोर द कोर्ट। पुलिस मतलब मैंने आपके कहने का मतलब कि यूओयू के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ के पलट जाए हो, लेकिन वहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। वो कुछ भी वहाँ बोल सकता है कोर्ट के सामने। मेरी जानकारी है कि इसमें तो ये भी है कि यूओयू हो सकता है कि मनीष कश्यप को मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट से तो उनका बयान कलमबद्ध करा है धारा 164। यहाँ पे इनका अलग कन्फेशन होगा। यहाँ पे जो बोलेंगे वो रिलेवेंट होगा। ईओई के सामने क्या बोलते हैं उसका कोई रिलेवेंट नहीं है, वो जुडिशियल डॉक्यूमेंट्री में नहीं आएगा। वो उनका अपना इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस मान लीजिए मनीष कश्यप जो ईओयू को बता रहे हैं या बिहार पुलिस को जो बता रहे हैं, बिहार पुलिस ये जानती है कि ये मुजरिम जो है वो कोर्ट में जाके बदल जाएगा, तो शायद आप लोगों में धारा तो ये भी है ना कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान लिया जाए। हाँ, मजिस्ट्रेट तो लेगी ही स्टेटमेंट उसमें, और जो सेटिस्फाई करना होगा कि ये क्या फ्री कंसेंट से बयान दे रहा है कि नहीं, वो मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने भी अगर पुलिस उसको प्रोड्यूस करती है कॉन्फेशन के लिए, तो मजिस्ट्रेट को पहले ये सेटिस्फाई करना होता है कि जो आदमी कॉन्फेशन दे रहा है मेरे सामने, क्या वो फ्री कंसेंट से कॉन्फेशन दे रहा है या नहीं है, या किसी दबाव में नहीं है। और अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि पुलिस कस्टडी से हट करके वो जुडिशियल कस्टडी में जब जाएगा, जब उस पर से पुलिस कस्टडी का जो प्रेशर है वो हट जाएगा, तब कॉन्फेशन रिकॉर्ड किया जाए। और मजिस्ट्रेट को वार्निंग देना होता है, जो प्रोसीजर है कि जो भी आप बोलेंगे मेरे सामने, इसका उपयोग आपके खिलाफ एविडेंस के रूप में किया जाएगा। तो प्रॉपर वार्निंग के साथ, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के साथ कि ये कोई दबाव में नहीं है, ये सब मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना होता है। जब मजिस्ट्रेट इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ ये फ्री विल से, फ्री कंसेंट से दे रहा है, तब जाके उसका कॉन्फेशन रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे कॉन्फेशन, अगर वो फ्री विल नहीं होगा। Any statement, any confession made before the police is not relevant as per section 25 of the Evidence Act. But whenever any statement will be made before the police, and if any article is recovered as per the confession of any person, that article will be admissible, and besides it, nothing will be admissible. This is the प्रिंसिपल ऑफ। क्या नाम है? मेरा नाम एकता घई है। मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे बाकी लॉयर्स बता रहे हैं कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन पे है और सही किया नहीं गलत किया ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इसमें साइबर क्राइम बहुत ग्रेट लेवल पे इन्वॉल्व है, क्योंकि एक वीडियो बनाया और जैसे
हमारे लॉयर बता रहे थे, साथ में आईटी सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट और भी कुछ कुछ सेक्शंस लगे हैं। तो ये आईटी एक्ट के बहुत ही ग्रेव सेक्शंस हैं और इसमें साइबर डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव होके इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि 1 घंटे में 10,000 खर्च के आप वीडियोस बना सकते हैं, तो साइबर क्राइम जो ग्रेट लेवल पे इसमें इन्वॉल्व है, और मनीष, तो मैं उसमें बता दूं मनीष कश्यप का जो पूरा चैनल था ये आईटी सेक्टर का, उनका काम ही ये था। गोपालगंज से करीब 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले में। जी बिल्कुल। तो लॉ का इसमें जैसे कि सेक्शंस लगे हैं, उससे प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि लॉ का बहुत, आईटी लॉ का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। तो इस पे आईटी डिपार्टमेंट, साइबर डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव होकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये सेक्शंस अगर साबित होते हैं तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें आप मानती हैं कि आईटी जो लॉ है उसमें और भी अभी अमेंडमेंट और बदलाव की जरूरत होते हैं सर? हमारा लॉ जो है हमारे कंट्री का, वो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। पर डे टू डे कितने सारे अमेंडमेंट्स हर दिन हमारे लॉ में हो ही रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी। सो डेफिनेटली इसमें अमेंडमेंट्स तो होनी ही चाहिए। फिलहाल भी आईटी, लेकिन फिलहाल जो हमारा आईटी एक्ट है काफी वास्ट है, काफी अच्छे मतलब ग्रेव ऑफेंसेस को कवर करता है। तो अमेंडमेंट तो टाइम टू टाइम होगी, लेकिन फिलहाल जो सेक्शंस लगे हैं वो भी ग्रेव हैं। तो इसमें साइबर डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिव होके करना चाहिए काम, और जो अगर ऐसे गलत किया है, फॉल्स वीडियो वायरल कर दिया, ये सब कोर्ट के सामने लाना चाहिए, तब जरूर इस पे एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट मनीष कश्यप। फिलहाल धन्यवाद। चलो, तो आपने सुना पटना व्यवहार न्यायालय की वकीलों की क्या राय थी कि मनीष कश्यप को यदि ये सारे जो धाराएं हैं यदि साबित हो जाती हैं तो कम से कम 7 साल या तो जिंदगी भर उनको जेल में रहना पड़ेगा। अब मनीष कश्यप किस तरीके से इस पूरे केस को फेस करेंगे, कौन